students, I welcome you all in this session of lecture Applications of Ultraviolet and Visible Spectroscopy. तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। अभी जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ हो रही हैं, जितना भी जो हम डिफरेंट हमको कैरेक्टराइजेशंस करने हैं मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के, न्यूली सिंथेसाइज कंपाउंड्स के, उन सब में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि बहुत कम सोल्यूशन जो है वो यूज़ होता है। माइक्रो क्वांटिटीज़ में जो है हमको अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास कंपाउंड है तो हम उसको जो है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, फॉर द डिफरेंट करेक्टराइजेशंस एंड फॉर रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हाउ इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेटिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी chemical structure of any molecule or compound। एंड सबसे पहले हम इसमें सिंस ट्रांस आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड हमको दिए गए हैं, एक सिस और एक ट्रांस, और हमसे पूछा जाता है कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है, तो हम उनका स्पेक्ट्रा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा अगर हम निकाल लेते हैं तो उस स्पेक्ट्रा में जो आपका एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स हमको मिलता है ना, मतलब जो उसका एब्जॉर्प्शन बैंड हमको मिलता है, उससे हम बता सकते हैं कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। जैसे अगर हम एग्जांपल स्टिल्बीन की ले रहे हैं, सिस स्टिल्बीन और ट्रांस स्टिल्बीन, तो स्टिल्बीन में आप देख रहे हैं कि दोनों जो बेंजीन रिंग्स हैं वो एक तरफ है और इसमें जो है ऑपोजिट तरफ है ट्रांस में। तो यहाँ पर अगर हम बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजिशंस की बात करें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स हैं वो आपस में जो है उनमें क्लैशिंग हो सकती है, पर जो ट्रांस में है वो दूर दूर हैं तो उनमें उतनी क्लैशिंग जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए हमको इसमें ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा एनर्जी साइड एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा, यानी कि कम वेवलेंथ साइड 280 नैनोमीटर। और यहाँ पे कम एनर्जी हमको देनी पड़ रही है, कम एनर्जी पे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो 295 नैनोमीटर एट हायर वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी या एनर्जी है जो वो डिक्रीज़ होती है। तो कहीं हम एनर्जी कम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लैम्डा बढ़ जाएगा, और कहीं हम एनर्जी ये कह रहे हैं कि घट रही है बढ़ रही है तो वहाँ पे लैम्डा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस और ट्रांस क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यूजुअली गिव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन बैंड्स। In cis, the molecule has to twist slightly out of plane to avoid clashing of the hydrogen atoms at the ortho positions of the two benzene rings, whereas trans form is expected to achieve coplanarity of the pi electron system more readily. Thus, pi star transition of trans form become easier and takes place at 295 nanometer as compared to 280 nanometer for the cis form. In this way, UV visible spectroscopy are useful in the study of stereochemistry. तो ये जो एग्जाम्पल था, ये कौन से एग्जाम्पल है, ये हम कह रहे हैं कि कॉन्जुगेशन जो डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, वो हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो इसमें जो है सिस में मॉलिक्यूल को ट्विस्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ प्लेन टू अवॉइड द क्लैशिंग। ठीक है, जो वो है मॉलिक्यूल उसको ट्विस्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ प्लेन टू अवॉइड क्लैशिंग ऑफ द हाइड्रोजन एटम एट द ऑर्थो पोजिशन ऑफ द टू बेंजीन रिंग्स। वेरियस ट्रांसफॉर्म जो है उसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव कोप्लेनरिटी ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मोर रेडिली। तो यहाँ पर जो है पाई ट्रांजिशन आपका होगा ट्रांसफॉर्म का, वो जो है बहुत ईजियर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द सिस फॉर्म। तो आपको ट्रांस में जो है वो हायर वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा और सिस पर जो है वो लोअर पे आपको सिस पे जो है वो लोअर आपको लैम्डा पे एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा। अब हम सेकेंड जो है इसके एप्लीकेशन देखें अगर, तो वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बाइफिनाइल।
बाइफिनाइल के केस में आप देख रहे हैं कि जो ऑर्थो पोजीशंस हैं, अगर उन पे बल्की ग्रुप्स आ जाते हैं तो बल्की ग्रुप्स के कारण क्या हो जाएगा, वो कोप्लेनरिटी को कम कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, और जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ इसलिए क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमको अब हायर एनर्जी पे जो है एब्जॉर्प्शन बैंड जो है मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि इन बाइफिनाइल विच हैज़ गॉट 6 ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स कोप्लेनरिटी इज रेडिली ऑब्टेन्ड। यहाँ पे नॉर्मल जो केस में कोप्लेनरिटी जो है वो जल्दी से ऑब्टेन हो जाती है और वो एब्जॉर्ब कर लेता है 246 नैनोमीटर पे। ये नॉर्मल केस में है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 246 नैनोमीटर है। पर अगर यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो डल गए हैं ऑर्थो पोजीशन में, तो कोप्लेनरिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, इसलिए डिक्रीज हो जाएगी, 246 नैनोमीटर से कम हो जाएगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब हमको पता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मेन हम चीज़ पढ़ते हैं वो लैम्डा मैक्स पढ़ते हैं। लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है कि कोई भी हमारा कंपाउंड है तो उसको हम, जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी एक क्यूवेट होती है जिसमें कि हम सैंपल रखते हैं, छोटी सी एक सिलेंड्रिकल आपको क्यूबिट होती है जिसकी पाथ लेंथ जो है लाइट की 1 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें जब आप सोल्यूशन रख देते हैं तो लैम्डा को आप जो है वो अगर वेरी करेंगे, आपने सॉल्यूशन क्यूबिट में रख दिया और जो लैम्डा वेरी करने का जो आपका नॉब है उससे आप लैम्डा को वेरी करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा लैम्डा आएगा जब आप उसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको मिलेगा। इस तरह से आपका जो है स्पेक्ट्रा आ सकता है। तो ये जो लैम्डा आएगी ये इसकी लैम्डा मैक्सिमा, इस लैम्डा मैक्सिमा के ऊपर ये एब्जॉर्ब जो है सबसे ज़्यादा करेगा। तो ये जो लैम्डा मैक्सिमा है ये ही कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है और इससे हम जो है फंक्शनल ग्रुप को पहचान सकते हैं कि ये लैम्डा मैक्स मिला है तो कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब इससे हम डिफरेंट जो क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कलर गिविंग ग्रुप्स हैं कंपाउंड में उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोरिक, जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और मॉलिक्यूल जो है उनकी वजह से ही उसमें कलर है। तो ऐसे जो क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं इनके आइडेंटिफिकेशन में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत काम आती है। जैसे हम ईथर का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे लैम्डा मैक्स जो है वो 185 नैनोमीटर पे है, और अगर हम थायोल्स ले रहे हैं तो उसमें 195 पे है, और नाइट्रो ले रहे हैं तो 210। ये सब जो है हमको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो सिर्फ कलर्ड कंपाउंड्स के लिए काम में आती है ना, और यूवी में जो है वो कलरलेस सॉल्यूशंस भी यूज़ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि लैम्डा मैक्स जो है उसके हिसाब से हम फंक्शनल ग्रुप्स जो है पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, अगर जो हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर को ले रहे हैं और अगर वो कंपाउंड उसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो उसकी लैम्डा मैक्स जो है उसमें जो है वो चेंज आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल लीड्स टू हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, आपका जो है डिक्रीज हो जाती है वेवलेंथ में, क्या पाया जाता है, हिप्सो मीन्स लेस हो जाती है ना, डिक्रीज हो जाती है। अब एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं हेक्सेन, हमारा जो है हेक्सेन उसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एसीटोन एज सॉल्वेंट, यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट है एसीटोन के साथ वो क्या है, हेक्सेन है, ठीक है। तो उसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमा आती है वो 279 नैनोमीटर आती है। जबकि अगर हम सॉल्वेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी और हमारा जो लैम्डा हमको मिलेगा, लैम्डा मैक्स, वो 264 नैनोमीटर पे मिलेगा। और ये किसके लिए हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया एसीटोन एंड वाटर के बीच में। तो यानी कि जब लैम्डा डिक्रीज हो गई, लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो गई, इसका मतलब वहाँ पर हमको ज़्यादा वो हाई एनर्जी बैंड, मतलब हाई एनर्जी साइड पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में आ गई है तो वहाँ पर हमको हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट मिलता है, दैट इज़ डिक्रीज इन द लैम्डा मैक्स एंड विच मीन्स दैट एट हाई एनर्जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमको स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डायग्नोस करना है
तो वो भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। जैसे हमारा जो है फेरिक थायोसाइनेट जो होता है उसका इंटेंस रेड कलर होता है ना, ड्यू टू FeCNS2+। और इसी तरह से अगर हमारा कोबाल्ट का इथिलीन डायमीन बेस डाइफ्लोरिन स्ट्रक्चर ये है, तो उसमें वो सिस फॉर्म जो है वो वॉयलेट कलर देगा और जो उसका ट्रांसफॉर्म है वो ग्रीन कलर देगा। तो बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हम बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो पहचान सकते हैं। कैसे कि हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमको दिया गया है उसका हम स्पेक्ट्रा ले लेते हैं, और क्योंकि इनका जो सिस और ट्रांस जो है उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी पे एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, और जिसकी वजह से उनका लैम्डा मैक्स जो है वो डिफरेंट आएगा। तो उससे हम इनको पहचान सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। अब अगर हम केमिकल एनालिसिस की बात करें तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए काम में आता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले हम देखें तो हम कह रहे हैं कि विटामिन ए जो है वो एब्जॉर्ब करता है 328 नैनोमीटर पे। अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है तो हमको सिर्फ जो एब्जॉर्प्शन पीक मिलेगी वो 328 नैनोमीटर पर ही मिलेगी, पर अगर साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो हमको डिफरेंट और पीक्स भी मिलेंगी। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रा निकाल के जो कंपाउंड है वो बिल्कुल प्योर है या उसमें कोई इम्प्योरिटी है। तो ये हम इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में देख सकते हैं। दूसरा है इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कर रहा है। हमको कोई भी मतलब कंपाउंड दिया जाता है और उसका अननोन सोल्यूशन दिया जाता है कि भाई हमको कॉपर सल्फेट का कोई अननोन सोल्यूशन दे दिया और हमसे कहा गया कि उसकी जो है कंसंट्रेशन ज्ञात कीजिए, तो हम सिंपल कॉपर सल्फेट के क्या कर लेंगे, हम डिफरेंट उसके कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बना लेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट का हम डिफरेंट सॉल्यूशंस बना लेंगे, N/10, N/20, N/30, N/40 डिफरेंट वेरिएशंस उसके कर लेंगे और हम उनके एब्जॉर्प्शंस जो हैं वो नोट कर लेंगे। ठीक है, क्यूवेट में डाल के थोड़ा थोड़ा सैंपल 3-4 ml उसमें सैंपल डलता है और उसके हम एब्जॉर्बेंस नोट करते जाएंगे, और फिर एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में हम जो है वो ग्राफ बनाते हैं। एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में जब आप ग्राफ बनाओगे तो जो नॉन सॉल्यूशंस हैं उनके लिए तो हमें पता है कि ये हमारी जो है कंसंट्रेशन है नोन, उनके लिए हम जो है एब्जॉर्बेंस नोट कर लेंगे और इससे हमारा एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ जो है वो बन जाएगा। लैम्बर्ट बियर लॉ से ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं। लैम्बर्ट बियर लॉ कहता है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EBC होता है। E जो है आपको पता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो भी मॉलिक्यूल कंपाउंड का, और बी जो है वो आपका पाथ लेंथ है कि लाइट जो है कितने डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रही है, और सी कंसंट्रेशन है। तो हम बी को क्या ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर होती है ये पाथ लेंथ, तो हमारा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, A AC पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हमको कंसंट्रेशन निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, A/E। तो हम कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस वर्सेस मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं। तो ये हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हमारा कोई अननोन सॉल्यूशन अगर है तो अननोन सॉल्यूशन के लिए भी हमको क्या पता है, एब्जॉर्बेंस तो हमने नोट कर ली और फिर उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके उसकी हम कंसंट्रेशन निकाल देते हैं। एब्जॉर्बेंस को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी जो है बोलते हैं, और ये इससे क्या निकालते हैं, ये जो लाइन आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन, ये हमारा जो है A=EC, ये हमारा इक्वेशन है। तो A जो है वो y एक्सिस पे है और ये C जो है हमारी x एक्सिस पे है और E जो है हमारा स्लोप है। तो del_y/del_x से आप स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप से हमारा क्या निकल जाता है, m जो है वो स्लोप है। ठीक है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है निकल जाता है। तो अगर हम एब्जॉर्बेंस को इस मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो ये जितने भी कलर्ड कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल कॉपर 2, आयरन 3 एंड निकल 2। तो ये मेथड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है कंसंट्रेशन निकालने के लिए, और अननोन सॉल्यूशंस को हम स्टडी कर सकते हैं। अब हम पढ़ें कि स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन। तो बेटा
केमिकल काइनेटिक्स जो है उसमें पहले जो टाइट्रेशन मेथड था वो ही यूज़ होता था, उसी से हम जो रिएक्शन चलती थी, जो रिएक्टेंट्स कम होते थे, क्वांटिटी उनकी कंसंट्रेशन कम होती थी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो उनको हम स्टडी करने के लिए पहले टाइट्रीमेट्रिक मेथड यूज़ करते थे, जो कि कम्बसम प्रोसेस था। उसमें डिफरेंट सोल्यूशंस हमको बनाने पड़ते हैं। जो सेकेंडरी सोल्यूशंस होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हमको हाइपो, NaOH ये सब सोल्यूशंस बार बार बनाने पड़ते हैं। स्टार्च भी जैसे इंडिकेटर है तो वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता था। पर अब इसको जो है रिप्लेस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक कलरीमेट्री जो है उससे हम कर सकते हैं। अगर विजिबल लाइट को केवल यूज़ करना है तो हम कलरीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, और यूवी को अगर देखना है तो फिर हमको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेना पड़ेगा। ये आजकल डिफरेंट मॉडल्स में आ गए हैं, जिसमें कंसंट्रेशन वेरी भी, टेम्परेचर वेरी भी हम कर सकते हैं। पहले हम थर्मोस्टेट में रखते थे, है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन निकाल के फिर टाइट्रेट करते थे। अब जो है अंदर ही उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो जिससे हम काइनेटिक्स जो है अब बहुत प्रॉपरली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम जो भी हमारा रिएक्शन मिक्सचर है वो बना लेते हैं, और उस रिएक्शन मिक्सचर को फिर हम क्यूवेट में डाल देते हैं, और फिर हम उसका स्पेक्ट्रा ले लेते हैं। तो स्पेक्ट्रा से हमें पता चल जाता है, 1-2 घंटे तक हम उसका जो है पूरा उसके अंदर रिएक्शन चलने देते हैं कि क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है, प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, उन सबको हम जान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि हम सिंपल वैसे हम कैसे करते हैं, जो हमारा डिक्रीज इन रिएक्टेंट है या इंक्रीज इन प्रोडक्ट है उससे हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो कोई भी हम एक चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, और उसके लिए हम डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट जो आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की वो नोट कर लेते हैं, और उससे फिर हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं और रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ जो प्रिंसिपल काम में आता है वो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जो हम एब्जॉर्बेंस उसमें निकालेंगे वो कंसंट्रेशन के जो है वो उसके इक्विवेलेंट होता है। और फिर जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो लॉग ऑफ A माइनस एक्स अपॉन टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो हमको इस टाइप से ग्राफ मिलता है। वही यहाँ पे एब्जॉर्बेंस में भी अगर आप मतलब हम कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो ये जो एब्जॉर्बेंस है ये लॉग A माइनस एक्स के इक्विवेलेंट हो जाता है, और फिर हम टाइम के साथ इस तरह का ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो एब्जॉर्बेंस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब बच्चों हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, अगर हमको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन सा कंपाउंड है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, जो नोन कंपाउंड्स के स्पेक्ट्राज हैं हमारे पास उससे हम अननोन कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को कंपेयर करते हैं, और हम देख सकते हैं कि हमारा ये किस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा है। If the absorption band of an unknown compound is found similar to that of known compound, it means they have the same structure. इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। ये हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ी थी कि हर एक जो कंपाउंड है उसका एक अपना स्पेक्ट्रा है ना, तो उससे हम उसको अननोन कंपाउंड कोई दिया गया है तो जो हमारे लिटरेचर में हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रा है उनसे हम कंपेयर करके फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से हम उसको पहचान सकते हैं। अब लास्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड लास्ट, फंक्शनल ग्रुप जो है, डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनका हम मानते हैं कि लैम्डा मैक्सिमा जो है वो हर एक का जो है अलग होता है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि कंपाउंड में उसका स्पेक्ट्रा निकाल के, और जो हमको बैंड्स मिलते हैं डिफरेंट नैनोमीटर पे, उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट हैं। जैसे COH ग्रुप के लिए आपको एब्जॉर्प्शन बैंड लैम्डा मैक्सिमा जो है 210 नैनोमीटर या मिली माइक्रॉन्स में मिलता है। तो अगर हमको बैंड मिल रहा है 210 नैनोमीटर पे तो हम मानते हैं कि उसमें COH ग्रुप है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लैम्डा मैक्सिमा। लैम्डा मैक्सिमा फॉर ईच फंक्शनल ग्रुप इज कांस्टेंट। लैम्डा मैक्सिमा हर एक जो फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है वो कांस्टेंट होता है। इफ़ वी नो लैम्डा मैक्सिमा फॉर द पर्टिकुलर सैम्पल वी कैन डिसाइड द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। तो हमने आपको पहले भी बताया कि लैम्डा मैक्सिमा हम कैसे निकालते हैं कि हम डिफरेंट लैम्डा के ऊपर जो है
उस सैम्पल को चलाते हैं और जहाँ पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है वो लैम्डा मैक्सिमा होता है। ये हमको लिटरेचर में भी पूरे अवेलेबल होते हैं कि कौन से जो फंक्शन ग्रुप है उनका क्या लैम्डा मैक्सिमा है। अब बच्चों लास्ट में हम देखेंगे डिटर्मिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ टॉटोमर्स। टॉटोमर्स हमें पता है कीटो इनॉल्स जो होते हैं वो टॉटोमर्स होते हैं, कीटो फॉर्म्स एंड इनॉल फॉर्म्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एसिटो एसिटिक एस्टर। तो एसिटो एसिटिक एस्टर का ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। तो अगर हम इसका जब स्पेक्ट्रा लेते हैं तो ये जो ब्लू लाइन में है ये आपका कीटो का है और जो इनॉल फॉर्म है वो आपका इनॉल फॉर्म जो है वो आपका ये रेड लाइन वाला है। तो पहले ये इस तरह से हमको स्पेक्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये लैम्डा मैक्सिमा हो गया, ये लैम्डा 1 हो गया। और जब हमने दूसरे फॉर्म का देखा तो उसका हमको स्पेक्ट्रा जो है ये मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम डिफरेंट टॉटोमर्स को भी इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक to study the structure, the reaction mechanisms, and to identify the compounds. Thank you.